अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं इस्नाव, मैं हूँ अली सरवर। सबसे पहले तो जनाब ज़िलहिज का चांद नज़र आ गया है। 29 जून को ईद होगी, ईद उल अज़हा होगी। नून लीग का मिफ्ता इस्माइल और शाह को खबर के मुताबिक पार्टी ओहदे से फारिग करने का फ़ैसला किया है। इस पर शहबाज शरीफ साहब ने भी कहा था कि जो लोग पार्टी पर तनकीद कर रहे हैं उन्हें फारिग कर दिया जाए। और बिलावल भुट्टो ज़रदारी की वार्निंग काम कर गई। वज़ीर-ए-आज़म ने सिंध में सैलाब मुतासरीन के लिए 25 अरब रुपये की मंजूरी दे दी है। और मेयर कराची की तकरीब हलफबरदारी आज हुई कराची में पोलो ग्राउंड में, और बिलावल भुट्टो ज़रदारी की खुसूसी शिरकत। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने कहा कि जमात इस्लामी को मिलकर काम करने का मैं मशवरा देता हूँ। इसके अलावा बड़ा एक अहम वाक़या भी वहाँ पेश आया, उस पर भी हम गुफ्तगू करेंगे। और बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने यह भी कहा कि नून लीग के साथ कोई सियासी इख्तलाफ नहीं, और आगे जाकर भी मुझे नून लीग के साथ कोई सियासी इख्तलाफ नज़र नहीं आ रहा। यूनान में जो कश्ती हादसा है उस पर भी हम बात करेंगे कि पाकिस्तान में इंसानी स्मगलरों ने नौजवानों से BBC रिपोर्ट के मुताबिक 23 लाख रुपए वसूल किए थे। IMF माहिदा ना हुआ तो पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर सकता है, ब्लूमबर्ग की ताज़ा तरीन रिपोर्ट है। इसके अलावा चौधरी शुजात हुसैन ने जेल में परवेज़ इलाही से मुलाकात की है, और बड़ी अहम बात उन्होंने मीडिया से आकर बाहर भी की है। इसके अलावा इमरान खान ने साहब ने यह फरमाया कि असद उमर को टिकट देने का फ़ैसला वक्त आने पर करूँगा, कोई इस ख्याल में ना रहे कि डील करके बाहर चला जाऊँगा। इसी पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद नवेद ज़ुबैर साहब, सीनियर तजज़ियाकार दानिशवर, अनीस मंसूरी साहब, मारूफ सहाफ़ी तजज़ियाकार। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। सर, सबसे पहले पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर कराची, जहां आज तकरीब हलफबरदारी थी मेयर कराची के हवाले से, जिसमें बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने खुसूसी शिरकत की। अलामती चाबी हवाले की गई नए मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब को, और उन्होंने ये भी कहा कि इस वक्त भी मैं मशवरा दूंगा जमात इस्लामी को कि हमारे साथ मिलकर वो काम कर ले। और नून लीग से इख्तलाफात की ख़बरों को ज़ाहिर है उन्होंने रिजेक्ट कर दिया है। उन्होंने कहा जी कोई ऐसी बात नहीं है, नून लीग के साथ कोई इख्तलाफ नहीं, और मुझे तो मुस्तकबिल में भी कोई सियासी इख्तलाफ होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। किस तरह देखते हैं सर आज की इस तकरीब को, बिलावल भुट्टो साहब के इस बयान को? फिर हम आते हैं कि जो वहाँ जो देखा कि एक नामी गिरामी लीडर है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, वो बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब के पास आए। ज़रदारी साहब ने उन्हें हाथ से दूर कर दिया अपने से, वजह क्या बनी? और वो लीडर हैं जो 70% कराची के मालिक कहते हैं अपने आप को, इतना बड़ा यानी कि जागीरदार आदमी था, लेकिन बिलावल ने क्या वजह बनी, इस पर भी बात करेंगे। सर, पहले तकरीब हलफबरदारी, और बिलावल ने मशवरा दिया जमात इस्लामी को साथ काम करने का, और कहा है कि तमाम कामों की निगरानी मैं खुद करूँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का दिन कराची के लिए बहुत यादगार और खुशाइंद साबित होगा। आज बहुत अरसे की पुरानी, कई दिहाई पुरानी ख्वाहिश पीपल्स पार्टी की पूरी हुई, और अब मेयर और डिप्टी मेयर उनका मुंतखब हो गया था, और उन्होंने आज हलफ उठा लिया, और आज से उनका इम्तहान भी शुरू हो गया। और पीपल्स पार्टी कराची को कितनी अहमियत दे रही है इसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि पीपल्स पार्टी के चेयरमैन और वज़ीर ख़ारजा होने के बावजूद इस तकरीब में शरीक थे, CM भी शरीक थे, और उन्होंने अपनी शिरकत करके ये बात आया कर दी सब पे कि अब कराची में काम होगा, कोई वो माने नहीं होंगे कि ये नहीं है वो नहीं है। और बहुत अच्छी बात है, उन्होंने जमात इस्लामी को फिर दावत दी कि आप दूसरी स्टेक होल्डर पार्टी है, आए मिल के काम करें। मतलब 8-10 टाउन उनके पास भी हैं, तो अगर मिलके काम करेंगे तो ज़्यादा अच्छी आसानी हो जाएगी, शहर के लिए फ़ायदा होगा, शहर के लिए फ़ायदा होगा। और इस जैसे जैसे इस शहर को फ़ायदा होगा, उस मुल्क को फ़ायदा होगा, सूबे को फ़ायदा होगा। वो नहीं भी करेंगे तो भी पीपल्स पार्टी ने ये तहिया किया हुआ कि वो काम तो करेगी। अच्छा, और बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने जो नून लीग से इख्तलाफात की तरदीद जो की है, और कहा मुस्तकबिल करीब में भी उनको तो नज़र नहीं आ रहा कि कोई सियासी इख्तलाफ उनसे हो सकता है, तो सर इंतखाबात भी आने वाले हैं, तो क्या इससे हम ये समझें कि कोई मिलकर लड़ा जाएगा, या फिर कोई जिस तरह लोग अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं कि ये आपस में जनाब नूरा कश्ती थी, कोई इख्तलाफात नहीं, और आज बिलावल साहब ने इस बात की तस्दीक कर दी है? देखिए, चेयरमैन खुद नहीं बोला करते दोनों पार्टियों की तरफ से, उनके लीडरान होते हैं वो बोलते हैं, और वो बोल रहे हैं दोनों तरफ से। इख्तलाफात तो है, आप कितना भी दबाएं इख्तलाफात तो है, और जैसे जैसे इलेक्शन करीब आएंगे इख्तलाफात उभर के सामने आएंगे, और फाइनली इन दोनों ही पार्टियों ने इलेक्शन लड़ना है और एक दूसरे के खिलाफ लड़ना है। जितने अच्छे ताल्लुकात हों ये अच्छा है कि वो इलेक्शन मुहिम इतनी ही अच्छी जाएगी, और अगर इख्तलाफात अरूज पे होंगे तो वो हॉट हो जाएगी।
तो बधाई लग रहा है कि अब तक एक दोनों अच्छे राइवल की तरह लड़ेंगे, तो वही अच्छा है सियासत के लिए भी, जमहूरियत के लिए भी। और लेट्स सी ये बजट पास हो जाए, उसके बाद सबके असल चेहरे सामने आएंगे। अच्छा जनाब अनीस मंसूरी साहब, अलामती चाबी आज हवाले की गई मुर्तज़ा वहाब के। कहा जाता है जी पहले ये कराची की चाबी एमक्यूएम के पास थी, फिर शाहिद सईद साहब एक ज़माने में उन्होंने कहा जी कराची बंद करना खोलने की चाबी हमारे पास है, बंदूक कश्ती ने कहा हमारे पास है, और आज वो बिलाकर वो चाबी जनाब पीपल्स पार्टी के पास चली गई है। आप भी इत्तफाक करते हैं? बहुत शुक्रिया जी। ये चाबी बहुत अरसे तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास रही है, पहले भी? हाँ, बेतहाशा वक्त रही है। अगर आप मैं मिसालें दूंगा तो फिर हमारे कुछ दोस्तों को नाराज़ नहीं मिसालें बताएं आप, ताकि लोगों को आसानी रहे। क्यों 92 के बाद सही है, जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो दूसरी गवर्नमेंट बनी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की, उस ज़माने में मेयरशिप नहीं होता था, एडमिनिस्ट्रेटर एक मुकर्रर किया गया था, और उस एडमिनिस्ट्रेटर के साथ सूबाई हुकूमत के साथ मुकम्मल कंट्रोल कराची का दाखिला से लेकर खारजा तक के लेकर हर तरह का कंट्रोल उनके पास हुआ करता था। तो अगर ये कोई बात करता है कि जनाब चाबी उनको दी गई है, तो ये झूठी बात है। सही है। अगर आप इसी की मिसाल लीजिए तो वसीम अख्तर को गए हुए कितना वक्त हो चुका है, और उसके बाद के अरसे में भी ये चाबी इनके पास ही रही है, जब इनका एक सियासी एडमिनिस्ट्रेटर यहाँ पर मुकर्रर था। सही है। तो चाबी ये तो सिर्फ एक अलामती चाबी, एक सिर्फ फ़ोटो सेशन था, वरना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास हमने बहुत बार ये चाबियाँ आती हुई देखी हैं और जाती हुई भी देखी हैं। तो अभी देखते हैं, दावे बहुत बड़े बड़े हैं। सही, और ये दावों की हकीकत हम गुज़िश्ता 15 साल में देख चुके हैं। हमें कोई उम्मीद तो अभी बाकी नहीं है, लेकिन अगर फिर भी वो कोई तवक्को रखते हैं तो चलें देख लेंगे। अच्छा, 15 साल को आप मिला रहे हैं कि जी चूंकि 15 साल में वो सिंध हुकूमत से कुछ नहीं कर सके। अब तो सिर्फ मामला सिर्फ शहर का है ना, मेयर तो सिर्फ कराची का है, हैदराबाद का है। कराची में एडमिनिस्ट्रेटर भाई हमारे जो मुर्तज़ा वहाब साहब हैं, वो 1.5 साल पहले गुजार चुके हैं, सूबाई हुकूमत उनके साथ गुजार चुके हैं वो। सही है, 1.5 साल का तो एडमिनिस्ट्रेटर भी इतना पावरफुल होता है जितना मेयर कराची? अरे बिल्कुल, देखें इतना बजट तो नहीं होता उसके पास भाई। उस गवर्नमेंट किसकी थी? सूबाई पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट चाहे तो वो एडमिनिस्ट्रेटर को बजट नहीं दे सकती। सर सियासी दिया नहीं उन्होंने। अगर में जिस बात की वो जिक्र करते रहते हैं कि जनाब हमने 1.5 साल बहुत ज़्यादा काम किया, तो उस 1.5 साल का काम उसी के साथ तो बुनियाद था ना उसकी, कि उनको सूबाई हुकूमत ने सपोर्ट किया। अभी भी यही होगा, सूबाई हुकूमत उनके साथ खड़ी होगी, ज़ाहिर है बहुत अच्छा इनका वक्त गुजरेगा। अब बिलावल भुट्टो साहब ये फरमा रहे हैं कि जी मैं खुद निगरानी कर रहा हूँ, तो आपको फिर भी उम्मीद नहीं है कि काम होगा? देखें, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से आज जब ये पूछा गया कि आपका कराची का विज़न क्या है, तो उन्होंने कहा कि हमारा कराची का विज़न है कि देखें हाँ कराची सबका। जब उनसे दोबारा पूछा गया तो उन्होंने कहा कि देखिए अभी जनरल इलेक्शन आने वाले हैं, तो हम पूरे पाकिस्तान में उसमें हवाले से अपना विज़न बयान करेंगे। बताएं ना कराची का विज़न क्या है। सर क्या लगता है आपको, ये जो बात कर रहे हैं अनीस मंसूरी साहब कि विजन कोई नहीं है तो काम कैसे होगा? मेरे भाई को मुझे लगता है थोड़ा सदमा हुआ है, थोड़ा दुख हुआ है। कोई बात नहीं, हौसला रखें, और ऐसा होता है, बर्दाश्त करना चाहिए और अच्छी की उम्मीद रखनी चाहिए। और जब काम होता नज़र आएगा तो सब बोलेंगे, आप भी बोल रहे होंगे, मगर आप नहीं बोल रहे होंगे, मुझे पता है, क्योंकि जब आप बोल रहे हैं मुर्तज़ा वहाब का 1.5 साल का काम आपको नज़र ही नहीं आ रहा है, तो अपने थोड़ा सा ऐनक में नंबर चेंज कराएं। मैं तो इनको ये मशवरा दूंगा अपने भाई को। बहरहाल मुझे उम्मीद है और बहुत से लोग को उम्मीद है, क्योंकि पीपल्स पार्टी के पास कोई ऑप्शन और है नहीं। पीपल्स पार्टी अगर अब काम नहीं करेगी तो उनको पता है कि फिर ये मौका दोबारा उनको कभी भी नहीं मिलेगा। तो मुझे लगता है काम होगा। आपको लगता है काम होगा? और चूंकि बिलावल भुट्टो साहब खुद कर रहे हैं तमाम चीज़ों की निगरानी, तो आप पर उम्मीद है। और अब ज़ाहिर है वसाइल और इख्तियारात की बात भी नहीं की जा सकती। बिल्कुल, वो भी नहीं की जा सकती। अच्छा, बिलावल भुट्टो साहब ने ज़ाहिर है आज जो ये गुफ्तगू की अनीस मंसूरी साहब, नून लीग के हवाले से कि इख्तिलाफ कोई नहीं है, आप किस तरह देख रहे हैं इसको? वो कह रहे हैं माजी करीब में भी और मुस्तकबिल करीब में भी मुझे नज़र नहीं आ रहा कुछ सियासी इख्तिलाफ हो सकता है उनके साथ हमारा। देखिए अली, इससे पहले मैं एक और बात का जवाब दे दूं कि जितना बर्दाश्त की बात कर रहे हैं कराची और सिंध के शहरियों ने जितना बर्दाश्त किया है ना, उतना जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर हल्का सा होता है ना, तो वज़ीर आला मुराद अली शाह साहब असेंबली में खड़े होकर सिंध काट पर आ जाते हैं। सही है। और जितना बर्दाश्त किया है ना, उसकी तो अपनी एक तारीख़ है। सही है। तो वो एक अलग मामला है। तो इन पर हल्का सा भी कुछ मामला होगा ना, तो फ़ौरन वहाँ पर
सिंध कार्ड के साथ साथ जमहूरियत के फिर नारे लगना शुरू हो जाते हैं। तो अब भी आप समझते हैं ज़रूरत है पीपल्स पार्टी सिंध कार्ड की? अब तो उनकी हुकूमत है, कराची से भी सबसे ज़्यादा लार्जर पार्टी बनकर सामने आई, सिंध में तो ऑलरेडी। देखिए जब कभी भी इन्हें वफाक कराची कार्ड होगा, जब कभी भी इनको कराची कार्ड होगा और पूरे पाकिस्तान में होगा। जब कभी वो सिंध कार्ड गया, अब कराची कार्ड होगा। जब कभी इनको वफाक को ब्लैकमेल करना होता है, कल ही किया है ना सिंध कार्ड पे, सिंध के उस खबर पे हम आते हैं। तो मैं अच्छा एक और खबर मैं चाहता हूँ इस टॉपिक पे, ये खबर भी रह गई, फिर आपसे आगाज़ करता हूँ, फिर इनकी तरफ आता हूँ। नबील गौल साहब भी मिलने पहुंचे इस तकरीब में, और उससे पहले भी उन्होंने कोशिशें की थी, कहा जाता है ज़राए के मुताबिक, बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब से किस तरह मिल लें। आज उनको लगता था, जाहिर है वो भी सीनियर रहनुमा हैं पीपल्स पार्टी के, शोकाज नोटिस उनको मिला था ख़वातीन के हवाले से, जिस तरह की नाज़िबा गुफ्तगू उन्होंने की थी, और बड़ा रिएक्शन आया था पीपल्स पार्टी की क़यादत का, ख़ास तौर पर आसफा भुट्टो ज़रदारी साहिबा का, और उसके बाद बिलावल ने फिर शोकाज नोटिस, उसने जवाब नहीं दिया अभी तक शोकाज का, लेकिन बिलावल ने आज सबके सामने, और मीडिया भी मौजूद था, उनको बाकायदा हाथ से हटाया है अपने से दूर और बात करने से इनकार किया। आप नहीं समझते इस तरह का अगर रवैया दूसरे लीडरान भी अपनाएं कि अगर ख़वातीन की कोई तस्लील करता है, कुछ तरह की बात करता है, तो उनके साथ इसी तरह का रवैया होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन थोड़ा सा देर से किया इन्होंने। अगर रेहाम खान पर जिस तरह उन्होंने गुफ्तगू की थी माजी में, आपके सामने मौजूद है, इसके अलावा भी दीगर एंकर्स के साथ वो जिस तरह की गुफ्तगू मुख्तलिफ प्रोग्राम्स के दौरान वो कर चुके हैं, अगर जिस तरह की उनकी पहले वीडियोज़ आ चुकी है कि किस तरीके से उन्होंने घरों में घुसकर फायरिंग भी की थी, आपके सामने सारी चीज़ें मौजूद हैं। काश ये सारे ऐलानात और चीज़ें पहले भी की जाती और उनको उसी वक्त मना कर दिया जाता कि ये हमारी तर्जुमान नहीं है, लेकिन ऐसा कभी हुआ नहीं है। देखें तो अब क्या वजह है फिर? अब तो वो एक बिल्कुल कमज़ोर है ना, जब तक कोई थोड़ा सा, बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल ज़रूरत थी, जहाँ ज़रूरत होती है वहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है। पीपल्स पार्टी के पास, इसका मतलब माजी में नबील के अलावा कुछ नहीं, बहुत सारे लोग रहे, तो फिर किसने मना किया? तो फिर इतना क्यों है? लेकिन देखें ना, बात यह है कि कि देखें नबील कबूल को हैसियत देने की वजह कुछ और थी। एक उनकी जब 1988 में से जब उनको दी गई तो उस वक्त सबसे बड़ी वजह सत्तार कबूल साहब थे। वो एक हिस्ट्री है, मैं उस पर नहीं बहस करना चाहता कि कहाँ से वो सिलसिला शुरू हुआ, फिर इनको किस तरीके से स्पीकर, वो सारे मामला, तो वो एक अलग मामला हैं सारे, हम उस पर बहस नहीं करें सत्तार कबूल साहब फिर क्या मामला हुए। इस वक्त जो है वो नबील कबूल साहब के साथ जो कुछ भी हो रहा है वो सारे, एक तो उनका रवैया बहुत बुरा है, नबील कबूल का जो कुछ भी उन्होंने कहा है वो उसकी कभी भी कोई भी हिमायत नहीं कर सकता। अलबत्ता बिलावल भुट्टो ज़रदारी इस वक्त शहज़ादे हैं, वो जिसको चाहेंगे धकेल दें, जिसको चाहे इशारा कर दें, जिसको चाहे मना कर दें, वो चाहे तो टीवी चैनल का माइक उठा कर रख देते हैं कि नहीं आप मेरी बहुत तौहीन करते हैं, तो ये तो इस वक्त बादशाह हैं। अगले ज़ाहिर मेरे भाई ये भूल गए कहते हुए, इनके जहन से शायद निकल गया या याद नहीं रहा, जब रेहान खान का मसला था और जिस वक्त वो बातें करते शादी की थे, पेशकश की थी उन्होंने, वो उस वक्त एक और जमात के एमएनए थे और उनको उसी वक्त निकाला गया था और वो पीपल्स पार्टी में नहीं आए थे, तो पीपल्स पार्टी का वो बिजनेस नहीं था। अभी 1.5 साल पहले ही इनकी माफ़ी हुई है और दोबारा एक्टिव हुए थे। और जहाँ तक आज का वाक़या है, पीपल्स पार्टी में ख़वातीन के साथ इस किस्म की चीज़ का ज़ीरो टॉलरेंस है, ज़ीरो टॉलरेंस है, जिसकी आज मिसाल उन्होंने सामने दिखा दी। उन्होंने पहले भी 2 अटैम्प्ट किए थे, वो सस्पेंड है, शोकाज है, उसका नोटिस नहीं है, जब तक उनको डिस्प्लिनरी कमेटी क्लियर नहीं करेगी, जो का मेरा ख्याल है नहीं करेगी, तो ये चेयरमैन से तो मिलना दरकार, सिंध के सदर से भी नहीं मिल सकते। तो ये एक था और गुड जेस्टर है, और आपका सवाल बहुत अच्छा था कि दूसरी पार्टियों को भी ऐसा करना चाहिए और हमें सही को सही कहना चाहिए, गलत को गलत कहना चाहिए, और इस किस्म की हर पार्टी में ये होना चाहिए, ख़वातीन का एहतराम और ब्लो द बेल्ट। जो भी लीडर बात करे उसके साथ यही रवैया होगा तो सियासत में बेहतरी आएगी। वो चीज़ जो एक पीटीआई ले आई थी, जो नून लीग का कभी शेवा था, उससे अगर हमें निकलना है तो हमें ये रवैया रखना पड़ेगा। ये रवैया ख़वातीन के साथ तस्लील बर्दाश्त न करे कोई भी पार्टी, तो ही सुधार भी आएगा और पार्टी के लीडरान भी डरेंगे बात करते हुए कि जी क़यादत की तरफ से रिएक्शन आ सकता है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की वार्निंग अनीस मंसूरी साहब कल दी उन्होंने गुज़िश्ता रोज़, और वज़ीर-ए-आज़म साहब को उन्होंने कहा था बजट मंजूर हम नहीं होने देंगे, क्योंकि सैलाब मुतासरीन के लिए जब तक कुछ काम नहीं होगा, पैसे नहीं जारी किए जाएंगे, जो आज भी बेघर बैठे हुए हैं। तो आज उनकी वार्निंग काम कर गई। वज़ीर-ए-आज़म साहब ने आज सुबह ही 25 अरब रुपए की मंजूरी दे दी है। तो आप समझते हैं कि इस तरह की वार्निंग मज़ीद भी लोगों के काम हो जाएंगे, वार्निंग दी जाए कराची के F4 के हवाले से भी, मज़ीद और कामों के हवाले से? देखें, ये जो वार्निंग थी ये सिर्फ एक पैगाम था, सही है, मतलब एक पैगाम था कि जनाब हम आपके साथ दूबदू होने वाले हैं। तो ये जो पैगाम है बस ये उस हद तक ही है, वरना ये 25 अरब रुपये इतना बड़ा मसला नहीं थे। तो ये वैसे भी नेगोशिएट करते तो हो जाता था।
क्यों हो जाता था और क्यों वजूहत हैं इसकी? हुकूमत को सिर्फ 1 महीना रह गया है। सही, मौजूदा हुकूमत को अगर हम कानूनी तौर पर और आइन के मुताबिक देखें, जो इस मुल्क में होता ही नहीं है आमतौर पे, सही, कानून आइन के मुताबिक देखें तो सिर्फ 50 दिन रह गए। अब 50 दिन में भी जून के दिन अगर आप हटा दिए तो बकाया 40 दिन भी नहीं बचते। अगर आप उन 40 दिनों का हिसाब लगाइए तो क्या वो सारा बजट उस वक्त इस्तेमाल हो जाएगा? दर हकीकत ये कि इलेक्शन कैंपेन और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत के लिए एक पैगाम था, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। ये बजट तो फिर अगले सेशन के लिए कि जब होगा तो वो तो जो भी हुकूमत अगली आती वो भी इसको रोक भी सकती है, चला भी सकती है। ये सिर्फ एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट है, बस और कुछ नहीं है। जनाब आप भी पॉलिटिकल स्टैंड समझ रहे हैं इसको? नहीं, ये बहुत सीरियस मैटर था और जो सिंध के बिगर लोग मौजूद हैं वो जिस हाल में रह रहे हैं उसका एहसास तभी हो सकता है जब उनके पास जाके देखा जाए कि वो अपने कच्चे मकानात बनाने के लिए भी, अब वो उनके पास इतने पैसे तो है नहीं, मवेशी तक बह गए थे, तो वो हुकूमत की तरफ ही देखते हैं और ये हुकूमत ही कर सकती है, इंडिविजुअल का काम नहीं है। यस, बहुत सारी सोशल तंजीमें भी ये काम कर रही हैं, इंटरनेशनल भी कर रही हैं, लेकिन ये बहुत सबको मिलके करना है और लाखों घर ऐसे नहीं तामीर होते। तो इसके लिए ये बड़ी सीरियस थ्रेट थी, दैट्स अ वेरी सीरियस थ्रेट। और पॉलिटिकल पार्टी सही वक्त पे ही सही थ्रेट कर देंगी तो ही काम होता है और ये बहुत अच्छा उन्होंने सही वक्त पे सही तीर खेला था, जो निशाने पे लगा और ये पैसे इनको मिल गए और अच्छा होगा, गरीबों का फ़ायदा होगा। जुनान में सर जो कश्ती हादसा पेश आया, अनीस मंसूरी साहब, सैकड़ों लोगों की जान चली गई पाकिस्तानियों की, और BBC रिपोर्ट के मुताबिक कि पाकिस्तान में इंसानी जो स्मगलर्स हैं उन्होंने नौजवानों से 23 लाख रुपए वसूल किए थे और वहाँ जो कोस्ट गार्ड का रवैया था वो भी दुरुस्त नहीं था, बहुत सारी जानें बचाई जा सकती थी, उन्होंने ऐसा नहीं किया। अच्छा, ये जो इंसानी स्मगलर हैं, इस हवाले से एक गिरफ्तारी भी अमल में आई है और वज़ीराबाद से पकड़ा है उसको। सर ये आज का वाक़या तो नहीं है, ये अब तो लोग जाना नहीं शुरू हुए, बरस से हम सुनते चले आ रहे हैं, तो अब तक किसी भी हुकूमत ने सीरियस इस हवाले से कोई काम नहीं किया जिसकी वजह से इस तरह के हादसात से बचा जा सके? और कौन लोग हैं जिनको ख्वाब दिखाते हैं सुहाने और फिर इस तरह के शॉर्टकट रास्ते बताए जाते हैं? देखिए, जब कातिल ही मुनसिफ हो तो फिर हम कहाँ पर किसके हाथ में लहू तलाश करेंगे? मामला यह है कि जब FIA की मर्ज़ी और मंशा से होता है, क्या आपको नहीं मालूम होता कि अगर ईरान के इतने सारे वीज़े लिए जा रहे हैं तो क्यों लिए जा रहे हैं? अगर ईरान में जाकर ये सारा मामला ट्रेवल का अगर यहाँ से अगर हो रहा है तो क्या आपको नहीं मालूम होता कि क्यों हो रहा है? ये तमाम मामलात में आप देखिएगा कि कई आला सियासी शख्सियात उन इलाकों की इन्वॉल्व होती हैं, FIA के कई लोग इन्वॉल्व होते हैं और फिर ये पूरा एक निज़ाम बना हुआ है कि उस निज़ाम के तहत ये मामला हो रहा है। पिछले 2 साल पहले आपको याद होगा कि ईरान में एक कंटेनर मिला था कि जिसमें कई लाशें मिली थी और उसमें पाकिस्तानी सारे नौजवान थे। हमने उस वक्त अहद किया कि जनाब अब देखिए कि अब हम सारे मामलात को हल कर देंगे, हमने नहीं किया। 2 बुनियादी सवालात हैं। सबसे पहली बात यह है कि पाकिस्तान से लोग इस तरीके से मायूस होकर क्यों जा रहे हैं, क्योंकि जितने लोग भी गए उनके जो ख़ानदान के लोग हैं उन्होंने ये कहा बेहतर मुस्तकबिल के लिए, बेहतर मुस्तकबिल के लिए हम जा रहे हैं, यहाँ पर हमारे लिए कुछ है नहीं। दूसरा नुक्ता ये कि ये सारा जो निज़ाम चल रहा है, ये जो सारा मामलात हो रहे हैं, इस सारे मामलात को पकड़ने के लिए क्योंकि वो आला शख्सियात इन्वॉल्व हो जाती हैं, छोटे मोटे इलाकों के एजेंट्स को पकड़ लिया जाता है जिन्हें 50,000 60,000 रुपये मिलते हैं बहुत मुश्किल से। तो ये बाकायदा सारे पैसे तो आगे ट्रांसफर हो रहे होते हैं। आप कह रहे हैं जो माफिया है, इनके सरगुना है, असल बात उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। नहीं होती ना, जमातों के शेल्टर भी हो गए कि किसी न किसी का नहीं होती, इन सबको है ना। क्या आपको मालूम नहीं है कि एक छोटी सी ड्रग से लेकर एक बड़े तक ये इंसानी स्मगलिंग तक के जो मामला हैं इसमें कौन कौन लोग इन्वॉल्व हैं? कभी पकड़ा गया? क्या कभी बड़ों के नाम आए? कभी भी नहीं आते। बाकायदा आपको याद होगा कि पिछली बार जब मुशर्रफ साहब के ज़माने में एक ऐसा वाक़या रोनुमा हुआ था तो उसके बाद बाकायदा एक बहुत बड़ी रिपोर्ट मुरतब हुई थी, वो रिपोर्ट आज तक सामने नहीं आ सकी। पूछिए क्यों नहीं आई थी? क्या कहेंगे नवेद ज़ुबैरी साहब? अली में उस कश्ती में ख़ास तौर पर नाज़नीन बताऊँ मैं आपको, ख़वातीन और बच्चे भी शामिल थे और सबसे नीचे जो सतह थी उसमें पाकिस्तानी थे सारे, उनको ऊपर भी आने नहीं दिया जा रहा था। जी सर। इसलिए मैं इस पर 2 दिन से काम कर रहा हूँ और मैं शदीद शौक में भी हूँ और पाकिस्तानी की तरह, और मैं इसमें हमारे लीबिया से कुछ दोस्त हैं उनके साथ भी राब्ते में हूँ। आज यूनान में भी मेरी 2 दोस्तों से बात हुई है और गुजरात में ख़ास तौर से जहाँ से ये माफिया का जो गढ़ है वहाँ पे भी कुछ लोगों से बात हुई और मैं इंशाअल्लाह कल या परसों से पूरा अपना डॉक्यूमेंट्री प्रोग्राम भी करूँगा। अभी फ़िलहाल मैं इतना बता सकता हूँ अनीस भाई की बात को सेकंड करते हुए कि ये एक बहुत बड़ी माफिया है और ये आज से नहीं हो रहा है, ये बहुत टाइम से हो रहा है। और खाली से पाकिस्तान नहीं है, बांग्लादेश भी है, इंडिया भी है और गरीब ममालिक, अफ्रीकन ममालिक हैं, उधर से भी लोग जाते हैं अपनी जानों को पर खेल के
और ख़ास तौर से पाकिस्तान के पंजाब और कश्मीर से बहुत ज़्यादा इंसानी स्मगलिंग होती है। 15 से 25 लाख तक का इसमें पैसे लिए जाते हैं और इसमें सब शामिल है। मैं मान ही नहीं सकता, इस वक्त भी मेरी इत्तला के मुताबिक मैं अपनी अकाउंटिंग में बताऊंगा, तकरीबन 2,500 से 3,000 आदमी दूसरे मुल्कों में वेटिंग पे हैं जो यूनान के रास्ते यूरोप जाना चाहते हैं। इस वक्त भी वेटिंग में, वो यही एयरपोर्टों से निकल के गए हैं। वो जाते हुए नजर आ रहे होते हैं कि ये किस हुलिये में जा रहे हैं, ना तो बिजनेसमैन है ना ये नौकरी के लिए जा रहे हैं, ये कहाँ जा रहे हैं। तो वो मिले हुए होते हैं ना, उनका बिल्कुल निशान होता है उनके पासपोर्ट पे, उनको टप्पा लगा के दिया जा रहा होता है। FIA की मर्जी के बगैर कुछ नहीं होता। और इस किस्म के वाकयात के बाद हमेशा हुकूमत एक्टिव होती है, जो भी हुकूमत हो उस वक्त वो एक्टिव होती है और 4-5-6 पकड़ धकड़ होती है। उसके बाद थोड़े दिन के लिए मामला दब जाता है, फिर दोबारा से शुरू हो जाता है, उस वक्त तक जब तक कि दोबारा कोई हादसा ना हो। एक किश्ती पकड़ी गई है, कई किश्तियाँ निकल गई होंगी। मैं रहा हूँ बाहर मुल्क में, 6-7 साल मैंने गुजारे हैं। मैं वहाँ मुलाकात होती थी ऐसे लोगों से जो 20-20 दिन का सफ़र करके आए हुए होते थे, 2-3 दिन भूखे रह के वहाँ पे पहुँचे होते हैं। और फिर जब वो वहाँ पहुँचे उनकी ख्वाबों की तकमील होती है तो वो फूट फूट के रो रहे होते हैं और पैसा मांग मांग के वापस जाने के लिए कर रहे होते हैं। ये बहुत बहुत बुरी एक प्रैक्टिस है और इसको ख़त्म होना चाहिए। तो ख़त्म करने के लिए आईनी हाथों से निपटना होगा। और बड़े बड़े नाम जिसमें हैं, पहले भी एक दफ़ा आ चुके हैं गुजरात के चौधरीज के नाम, बड़े बड़े, फिर वो केस दब गया था किसी वजह से, पॉलिटिकल वजह से। अगर आप जिसका भी नाम हो, जिस भी पार्टी का हो, और उसमें कोई रियायत नहीं करनी चाहिए आईन और कानून के तहत उनके खिलाफ। और आप देखें इसमें जो है ना, हार्डली कोई आपको सिंध का या कराची का कोई शहरी मिलेगा ऐसे किस्म का हादसा। ये उसी तरफ के लोग हैं जो एक चेन है, जो ऑलरेडी वहाँ मौजूद है। वो अपने फैमिलीज को बुला रहे होते हैं। ये बच्चे फैमिली क्या थी, औरतें अपने जो शौहर वहाँ 10-10 साल से हैं उनको ज्वाइन करने जा रही थी, उनको बच्चों को लेकर वहाँ जा रहे होंगे। भाई किसी ने भांजे, किसी ने किसके थ्रू बुलाया हुआ होगा। पैसे भी ज़्यादातर बाहर से आए हुए होंगे। यहाँ के लोगों के पास 15-20 लाख हो तो वो अपना काम नहीं स्टार्ट कर लें। तो ये इसमें मैं काम कर रहा हूँ। इंशाअल्लाह 2-3 दिन में बहुत तहलका खेज इंकशाफात करूँगा और देखते हैं उसके बाद क्या करती है गवर्नमेंट। हानी साहब, आज मुलाकात की है, बड़ी अहम मुलाकात। शुजात साहब गए थे आज जेल मुलाकात में परवेज़ इलाही साहब से। उन्होंने 1 घंटे तवील मुलाकात हुई और उसके बाद बाहर भी आए। जो सहाफ़ी उनसे सवाल भी पूछा, क्या परवेज़ इलाही आपकी पार्टी में वापस आ रहे हैं, तो उन्होंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि परवेज़ तो हमारी पार्टी में ही है। सर, किस तरह इस मुलाकात को देख रहे हैं? परवेज़ इलाही साहब पर सख्तियाँ भी हैं, फिर आज उनकी जो मुलाकात हुई है शुजात साहब से, शुजात साहब का बाहर आकर मुस्कुरा कर ये कहना कि हमारी पार्टी में ही है, क्या लग रहा है सर, किस तरफ तब्दीलियाँ आ रही हैं? परवेज़ इलाही साहब भी आपको जाते हुए नज़र आ रहे हैं या सिर्फ अभी इब्तदाई चीज़ें हैं जो सामने आई हैं? देखिए, परवेज़ इलाही तो जाएंगे। इसी वजह से कहीं ना कहीं सही है, ज़रूर तो अपनी पार्टी है उनकी, ज़ाहिर काफ लीग में जाएंगे। लेकिन एक बात यह है कि इमरान खान को उन पर ट्रस्ट भी नहीं है इस वक्त। तो सबसे बड़ा मसला यह है कि इमरान खान को किसी पर भी भरोसा नहीं है। एक पार्टी का सदर भी आप कह रहे हैं कि छोड़ के चला जाएगा? अरे पार्टी का सदर क्या, जनरल सेक्रेटरी चले गए। मेन तो सदर से ज़्यादा जनरल सेक्रेटरी की, जो पूरा पार्टी का निज़ाम चला रहा होता है, कंट्रोल कर रहा होता है, असद उमर साहब। छोड़ के कहाँ गए असद उमर साहब? ओहदा छोड़ा है सर। आज आपने देखा नहीं दोनों कितनी दूर दूर बैठे हुए थे, वो अलग बात। आज आपने देखा नहीं कि दोनों के दरमियान अलग सलग किस तरीके से हुई है। सर अभी मैं आता हूँ, तो इस मुलाकात में क्या लगता है आपको? देखिए, इस मुलाकात में चौधरी शुजात साहब ने उनसे ये बात कही होगी यकीनी तौर पर, सही जो इसका नतीजा है कि क्या करना है फ्यूचर में और क्या ऑफ़र इस वक्त बड़े हलकों की तरफ से। ये बात भी बताइए होगी। दूसरा, क्योंकि इनके साहबजादे भी इस वक्त हुकूमत में हिस्सा है उनका भी, और वो भी मिलने गए थे साथ में, तो कुछ ना कुछ तो रियायत मिली होगी। रियायत तो मिलेगी नहीं मिलेगी, लेकिन मेन तो मसला इस वक्त मोहम्मद सलाई का है और उसको इस वक्त ना पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत तस्लीम करेगी, ना नैब, ना ही वो लोग भी तस्लीम नहीं करेंगे। सर, आप इस मुलाकात को क्या देख रहे हैं? परवेज़ इलाही अगर छोड़ते भी है पार्टी तो वापस अपनी पार्टी में चले जाएंगे या कोई और भी ऑप्शन है उनके पास? देखिए, मेरे ख्याल में तो काफ लीग नामी जमात ख़त्म हो गई है, सिर्फ अनाउंस होना बाकी है। जो अगले इलेक्शन में अनाउंस हो जाएगा कि काफ लीग की जो जमात मुशर्रफ ने बनाई थी, वो साइकिल जिसका निशान था, उसके जो टायर भी पंचर हो गए थे, अब वो बिल्कुल ही नाकारा हो जाएगी अगले इलेक्शन में। काफ लीग जो बची कुची थी वो उन्होंने जम कर दी थी PTI में और ये बन गए थे उसके सदर। और सदर बन तो गए थे, लेकिन 9 मई के बाद से जो है जो सूरत हाल उसमें ये इन्होंने बड़ी कोशिश की, लेकिन इमरान खान
की नज़र में ये एक्सपोज हो चुके हैं। अब ना इनकी जगह पीटीआई में है और काफ लीग तो खुद ही ज़ीरो, उसमें जाएंगे तो भी ज़ीरो। तो ये मेरे ख्याल में दी एंड ऑफ चौधरी जी, चौधरी हाँ, इनका एक आध कोई सीट जीत जाएंगे तो जीत जाएंगे, ये वो इनका टाइम निकल गया। अब नए लोग आएंगे, नई चीज़ होगी। पंजाब की सियासत अब नए रुख पे बैठने जा रही है। ये फिनिश हो चुके हैं। असद उमर साहब के हवाले से आज कहा इमरान खान साहब ने कि असद उमर को टिकट देने का फ़ैसला वक्त आने पर करूँगा। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि कोई इस ख्याल में ना रहे कि डील करके बाहर चला जाऊँगा। अनीस मंसूरी साहब, क्या लगता है आपको, डील का एक बार फिर उन्होंने मना कर दिया और बाहर जाने के बाद इनकारी हैं वो, और पाकिस्तान में जो खबरें हैं उसके मुताबिक तो सब कह रहे हैं कि जी नाहल भी होंगे और जेल की हवा भी खानी पड़ेगी उनको, और असद उमर साहब के साथ ये रवैया क्या देख रहे हैं आप? देखिए, दूसरे सवाल को पहले ले लेते हैं। हाँ, यानी कि आपने कहा कि मैं डील नहीं करूँगा तो और बाहर भी नहीं जाऊँगा। हाँ, तो इस्टेब्लिशमेंट से बार बार बातचीत का क्यों कह रहे हैं? इस्टेब्लिशमेंट आए मुझसे बात करे, इस्टेब्लिशमेंट क्या बातचीत करने, क्या बोले कि नाश्ता कैसा बनाए, खाना कैसा खाया है आपने, आपके जॉगिंग कैसे हो रही है, आजकल आप कौन सी एक्सरसाइज कर रहे हैं, ये पूछेगी इस्टेब्लिशमेंट। अरे भाई, आप बात इस्टेब्लिशमेंट से इसलिए कर रहे हैं कि आपकी कोई डील बने। सबसे पहली बात तो यही है कि जब इस्टेब्लिशमेंट से बात होती है उसका मतलब सीधा सीधा वाज़ेह मतलब डील, डील और बस डील है। अब कोई डील में मसला नहीं है। ये पॉलिटिकल बार्गेन सब लोग करते हैं, तमाम सियासी जमातों ने की है, वक्त ज़रूरत सब ने की है, इसमें कोई हर्ज नहीं होता। पॉलिटिकल ज़ाहिर है, जो दो लोग होते हैं वो आपस में उसमें बात करते हैं। लेकिन ये कह देना कि जनाब मैं कोई बात नहीं कर रहा, ये झूठ है। सही, एक तरफ वो ऑफ़र करते हैं और दूसरा ये बात करते हैं। जहाँ तक ये बात है वो मुल्क से नहीं जाएंगे। अभी तो वो चक्कर इतने काटेंगे। अब लाहौर से इस्लामाबाद जा रहे हैं रोज़, इस्लामाबाद से लाहौर, लाहौर से इस्लामाबाद, इस्लामाबाद से लाहौर। आप थोड़े दिन के बाद देखेंगे लाहौर से कराची, कराची से कोयटा। तो उनको पूरा पाकिस्तान इतनी अच्छी तरीके से बार बार दिखाया जाएगा कि उनको ये याद होगा कि इस सड़क पर जो है वो अगला स्पीड ब्रेकर कहाँ आने वाला है। सही है, उसके बाद हम सोचेंगे, जब पहले वो मुल्क देख ले तो फिर इंशाल्लाह उन्हें बाहर जाने की भी बात हो जाएगी। अव्वलीन बात। दूसरा नुक्ता, दूसरा मामला यह है कि असद उमर साहब का आपने कहा कि उन्होंने कहा कि असद उमर को टिकट देने का मामला बाद में देखेंगे, वक्त आने पर फैसला करूंगा। सही है, लेकिन आप ये भी देखें कि असद उमर से भी पूछा गया था। असद उमर से जब पूछा गया कि आपको पार्टी टिकट मिलेगा, उन्होंने कहा भाई मिलेगा तो ले लेंगे। सही है, लेकिन असद उमर और इमरान खान के दरमियान एक और गुफ्तगू भी हुई जिसमें लोग ये बताते हैं कि असद उमर ने इमरान खान साहब से कहा कि मैं आपसे कहता था कि इस हद तक मत जाएं, लेकिन आप माने नहीं। ये बात वहाँ पर जो लोग सहाफ़ी मौजूद हैं उन्होंने कोट किए, और एक इमरान खान साहब के बहुत चहीते सहाफ़ी उन्होंने भी ये बात तो कोट किया। तो जब ये बात वहाँ पर हुई है तो इसका मतलब यह है कि दोनों के दरमियान अभी फासले बहुत हैं। और अच्छी बात यह कि खान साहब अब हर सहाफ़ी को इंटरव्यू दे रहे हैं। अच्छा, सहाफ़ी को इंटरव्यू दे रहे हैं, चाहे वो चलिए ये अच्छी बात है कि उन्होंने चलिए अच्छी बात है कि उन्होंने तहरीक इंसाफ के कारकुनों के अलावा भी इंटरव्यू देना शुरू कर दिए। वाकई जेन्युइन। सर, क्या समझते हैं आप, इस ख्याल में कोई ना रहे कि डील करके बाहर चला जाऊंगा, ये लगता है आपको भी कि डील की अगर ऑफर हो कि आप सियासत वरना अंदर जाएंगे जेल में, इससे बेहतर है कि बाहर चले जाएं और खान साहब मना कर देंगे? देखिए, मैं जितना इमरान खान को जानता हूँ, जब से वो सियासत कर रहे हैं और जिस किस्म की वो सियासत करते हैं उस किस्म की, मुझे नहीं लगता कि वो वाकई वो बाहर जाएंगे। अच्छा, बाहर लगता है कि जवान का पक्का आदमी? मुझे नहीं लगता कि वो बाहर जाएंगे। इनके लिए बाहर कोई ऐसी चाम नहीं है। हालांकि सियासत में एक कदम पीछे हट जाना कोई गलत बात नहीं है। अगर ये बाहर चले जाएं और 4-5 साल में, जब जैसे बाकी सियासतदान करते हैं, ठंडा हो जाए, थोड़ा सा ठंडा हो जाए, कोई फेल हो तो उसका फायदा इनको होगा और ये फिर बड़े तरीके से वापस आ सकते हैं। लेकिन करना चाहिए, लेकिन एक मगर वो सियासत करते क्या है, ये तो एक सियासी स्टेप होता है और ये मुझे नहीं लगता कि ये लेंगे। ये मेरी पर्सनल राय है, बाकी वक्त आने पे पता लगेगा। जहाँ तक असद उमर का ताल्लुक है, इनके असद उमर का ताल्लुकात बिल्कुल हुकूमत के स्टार्ट में स्टार्ट हो गए थे। ये असद उमर इनके बिल्कुल राइट हैंड होते थे। अगर इमरान खान के जो 2-4 करीबी आदमी होते थे उसमें असद उमर उसमें सबसे ज़्यादा करीबी थे। उसके बाद ये अली आते थे और उसके बाद वो फवाद और दीगर, फवाद तो बहुत बाद में, ये सदर साहब हैं, ये 4-5 लोग यही इनके साथ हमेशा होते थे। लेकिन जब इनको वजीर ख़जाना बना के इतनी जल्दी इन्होंने हटा दिया और उसके बाद जिस तरीके से फवाद ने इनके साथ जो कुछ किया यानी कि ये बहुत मायूस थे और इनकी बातें एक एक करके सही साबित होती रही वक्त के साथ साथ। तो अब इनके उनमें इख्लाफात हैं और जो वाज़ेह हैं, और शाह महमूद कुरैशी भी नहीं चाहेंगे जो इस वक्त
पीटीआई आने वाली बच्ची कुछ पीटीआई है उसको, उसके जो जानशीन हैं जो उसको लेके इलेक्शन में जाएंगे, और जो एक सीनियर तरीन लीडर है जो पुराने सियासतदान है शाहमूद कुरैशी हैं, वो भी नहीं चाहेंगे कि कोई और बड़ा नाम उनके टक्कर का आए। तो ज़्यादा इनको शायद कोई टिकट दे दिया जाए आखिर में। बहरहाल इनके लिए अभी कोई अच्छा माहौल नहीं है। अच्छा माहौल आपको नज़र नहीं आ रहा। अच्छा सर, एक बड़ी अहम खबर ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट है और इंटेलिजेंस बुनियाद उनकी रिपोर्ट है कि बड़ी अहम, उन्होंने ये कहा है कि जी अगर IMF से पाकिस्तान का माहिदा नहीं हुआ अनीस मंसूरी साहब, तो पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर सकता है। जबकि डार साहब का दावा ये है कि पाकिस्तान इस कैफियत से निकल चुका है कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट करे, खुदा न खास्ता। आपको क्या लगता है, ब्लूमबर्ग की इस रिपोर्ट के बाद क्या खतरे की घंटी दोबारा बज गई है? और IMF तो आपको मालूम है कि कड़ी से कड़ी शराइत पाकिस्तान के साथ बात होती है उनकी, पाकिस्तान पूरी करता है, फिर नई चीज़ें सामने आ जाती हैं। देखिए, ब्लूमबर्ग में ये खबर नहीं बल्कि एक तज्जिया छपा था, और उस तज्जिए में ये जिक्र किया गया था कि अगर IMF के साथ ये मामलात होते हैं और पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट के तरीके चला जाएगा। दर हकीकत वो क्योंकि लॉबिंग्स है, सही है, तो ये ब्लूमबर्ग में जिस साहब ने ये पूरा तज्जिया पेश किया है वो ज़्यादा अमेरिकन लॉबी के करीब नज़र आते हैं। ये मिफ्ता इस्माइल भी कह रहे हैं। देखिए, मिफ्ता इस्माइल साहब तो कहेंगे वो आजकल हुकूमत से बड़ी दोस्ती है उनकी, तो ज़ाहिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से उनकी जितनी ज़्यादा कुर्बत बढ़ती जा रही है उतनी ज़्यादा उनकी पाकिस्तान की मईशत से दूरी भी होती जा रही है। तो वो एक उनका अपना तबसरा है। यही शायद खाकान अब्बासी साहब ने भी इसी से अलग हो गए हैं वो, और उसके रीज़न ये उन्होंने बताया कि जो अज़रबैजान का मामला हुआ है LNG का, तो ये तो बहरहाल इस हुकूमत की अपोजिट लॉबी है, तो इसकी कोई बातों को नहीं माना जाएगा। हाँ, अलबत्ता अगर आप ये कह रहे हैं कि IMF से मामलात होंगे तो डिफ़ॉल्ट हो जाएगा, अगर IMF के मामलात अगर ठीक नहीं हुए तो यकीनी तौर पर अगर चीन और दीगर ममालिक ने पाकिस्तान की तरफ हाथ नहीं बढ़ाया तो पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट की तरफ पड़ेगा। क्या कहेंगे नवाज़ शरीफ साहब? देखें, ये पाकिस्तान को कोविड के ज़माने में भी ये ब्लूमबर्ग ने कहा था कि पाकिस्तान का ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, अपराइजिंग हो जाएगी, लोग आ जाएंगे। लास्ट अप्रैल में भी उन्होंने कहा था कि बस पाकिस्तान हो गया है, अनाउंस नहीं कर रहा है, ये हुआ है। पाकिस्तान इन सब चीज़ों से आगे निकल चुका है। अब IMF से मुआहदा हो या नहीं हो, पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट होने वाला नहीं है। इन चीज़ों से ये किसी वजह से लगा रहे होंगे, उधर लॉबिंग होती है, पैसा चलता है। IMF की, वर्ल्ड बैंक की, इन लोगों की आपस में बड़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग होती है, कहते तुम ये लगा दो, तुम लगा दो, क्योंकि पाकिस्तान अब IMF के आगे उस तरह नहीं झुका हुआ जिस तरीके से वो उसके पीछे पीछे भाग रहा था और पाकिस्तान को पीछे पीछे लगा रहा था। अब पाकिस्तान ने एक स्टैंड लेके बैठा हुआ है, और वो अगर स्टैंड उनको पता है, प्लान भी उनके पास लाजमी होगा, ऐसा नहीं हो सकता, इतना बड़ा मुल्क है, उनको पता होगा कि 30 जून के बाद IMF हमसे हट जाएगा, तो प्लान बी क्या है। और प्लान बी, मेरे भाई से मैं फिर एग्री करता हूँ, वो चाइना या उसी तरफ की कोई लॉबी का कोई बेल आउट होगा, जैसा भी आपने देखा आज ही $1 बिलियन सर्वाइव कर जाएगा। आज ही $1 बिलियन की वो उन्होंने दी है रखने के लिए, चाइना ने $1 बिलियन, और अगर 3-4 बिलियन और इस तरह हो जाए, जब वो जब एक आसरा खत्म होगा तो दूसरा आसरा मौजूद होगा, प्लान बी होगा। बगैर प्लान बी के अगर होते तो तब तक ये लगे हुए होते हैं इसके पीछे, और ये बहुत अच्छा एक दफ़ा पाकिस्तान IMF से अलग हो जाए। अच्छा सर, ये आज़ाद हो गए। एक आखिरी खबर भी, एतजाज़ एहसन साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा फ़ौजी अदालतों के खिलाफ चले गए हैं सुप्रीम कोर्ट, और वकील हैं उनके लतीफ़ खोसा और सलमान अकरम राजा साहब। सर, क्या लग रहा है आपको कि पीपल्स पार्टी में होते हुए पीपल्स पार्टी हुकूमत में है, हुकूमत कह रही है कि जना मुनासिब है, फौजी अदालतों में होने चाहिए मुकदमात, एतजाज़ एहसन साहब ने सुप्रीम कोर्ट से रजू कर लिया है, आप किस तरह देख रहे हैं जुबैरी साहब, हो क्या रहा है? देखिए, ये तीनों बहुत बड़े सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं और बहुत बड़ा नाम है इनका। इससे पार्टी की, मेरे ख्याल में ये तीनों जो है ना, इस वक्त पार्टी की उससे एक अलग लेके चल रहे हैं, और ये जाती हैसियत से गए, मतलब पीपल्स पार्टी के नहीं, ये पीपल्स पार्टी की वकील की हैसियत से नहीं गए, और ना ही इसमें पीपल्स पार्टी की वो है। जिस वक्त ये पास हुआ था पहले इसके इनिशियली, उस वक्त पीपल्स पार्टी ने मुखालफत की थी। रज़ा रब्बानी की तारीखी तकरीर मुझे आज भी याद है कि उसने आंसू भी आए थे कि मैं ये वो कर रहा हूँ जो मुझे नहीं करना चाहिए था। भारत उस वक्त की मजबूरी थी, कर ली। अब ये उसी चीज़ को आगे बनाया गया है, और पीपल्स पार्टी भी विलिंगली जो है ना, अगर आप उनकी जो पीपल्स पार्टी की जो अपनी पॉलिटिकल रूह है उसके लिहाज से ये गलत है। अब वो अदालतें पॉलिटिकल लोगों के लिए बनी है या खुद फौज के रिटायर्ड लोग और जो फौज के लोग हैं उसके अंदर जो उन्होंने अपने कपड़े गंदे धोने उनके लिए बनाई गई है, इसका फैसला भी वक्त करेगा। लेकिन ऑफ कोर्स ये लोग गए हैं और इतने बड़े वकील गए हैं और सुप्रीम कोर्ट गए, तो इसमें भी कुछ ना कुछ हो सकता है कि कहानी है आउट हो जाए।
अभी आप कब्रस वक्त है, टाइम आने पता लगे। नहीं, बहुत बड़े नाम और बहुत बड़ा केस है ये, एक नजर रखने वाला केस होगा। सुंदरी साहब, पीपल्स पार्टी ने इतनी इजाजत दी है, इतनी जमहूरियत है पीपल्स पार्टी में, किसी और जमात में नजर आती है आपको? ये बहुत बड़ी बात नवेद भाई ने कही है, और नवेद भाई अगर ये कह रहे हैं, दो नुकात नवेद भाई ने कहे हैं। अव्वलीन तो उन्होंने ये फरमाया है कि ये पीपल्स पार्टी की मर्जी और मंशा से हो रहा है। ये नहीं कहा आपने क्या कहा? पीपल्स पार्टी की मंशा से नहीं, लेकिन उनकी फिर अपनी पॉलिटिकल जाति रूह हैसियत है जो Political जो हो रूह रहा है, है। political लेकिन रूह पीपल्स है। पार्टी के नजर वकील पानी बन के आंसू। नहीं गए, पीपल्स पार्टी के वकील बन के नहीं गए, अपनी हैसियत में तीनों बड़े नाम गए हैं और अपनी हैसियत में किया है। और पीपल्स पार्टी की रूह है कि वो फौजी अदालतों के निजाम के से खिलाफ नहीं है, मानती। हमेशा से खिलाफ है। फौजी अदालतों के खिलाफ। इसका मतलब यह है कि लेकिन हम अभी तक पीपल्स पार्टी गई नहीं, अगर खिलाफ है तो पीपल्स पार्टी के वकील बन के नहीं गए, ये इंडिविजुअल खुद गए हैं। मैं ये नहीं कह पीपल्स पार्टी रहा। तो जाएगा कोई? लेकिन पीपल्स पार्टी की रूह है कि वो फौजी अदालतों के खिलाफ है। ये पीपल्स पार्टी की हमेशा सियासत है। मैंने नजर रब्बानी की उसकी मिसाल भी दीजिए, उस वक्त ये बिल पास हुआ था अच्छा, कि पीपल्स पीपल्स पार्टी ने ना चाहते हुए भी कोई चीज कराइयत से की जाए, उसमें से ये एक वो थी। अगर और ये लोग, लेकिन मैं फिर दोबारा कह दूं, फिर ये मेरे भाई अपना ख्यालात मेरे मुंह से ना, मैं नहीं, आपने जो कहा ये है। पीपल्स पार्टी के वकील बन के नहीं गए हैं, ये इंडिविजुअल तौर पे गए हैं, और जो इसका फैसला आएगा वो देखेंगे। चलें इस पर भी बात करते अब हैं। आओ। मैं पहले पिछली दो बातें नवेद भाई की कह दूँ। फिर फरमा रहे हैं कि ये सिविलियन को नहीं होना चाहिए, बल्कि उनके गंदे कपड़े धोने चाहिए जिनके हैं, उन्होंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया। बिल्कुल। तो दर हकीकत ये कह रहे हैं कि जो इस्टेब्लिशमेंट के जो मामलात हैं वो सारे वहाँ पर धुलने चाहिए। यही मैं समझ रहा हूँ, शायद आपने ये कहा है। कुछ भी अगर फौज के लोग इन्वॉल्व हैं, रिटायर्ड या हाजिर सर्विस, उन पे फौजी मुकदमा चले तो ये उसके लिए भी हो सकता है। अच्छा, वो गंदे कपड़े का लफ्ज़, गंदे उसका इस्तेमाल जो किया था। जो स्टेट के खिलाफ जाएगा वो गंदा है। कोई डाउट है आपको इसमें? नहीं, मैं आपसे आई हैव नो डाउट अबाउट इट। देखिए, मैं तो अभी आपसे आप अपना हमें काम मौका करें, देना। मैं तो आप अपना आपने बात आपकी करें, मेरा नाम मेरे आपकी कंधे इस्तेमाल नहीं करें ना। अच्छा, मैं तो आपने जो बात कही वो अपने कंधे पे रख के बात करें कि आप क्या कह रहे सर हैं। कंप्लेंट कीजिए, मैंने जो कहना था वो कह दिया। प्रोड्यूसर साहब कह रहे हैं कि जी बड़े मसाइल हैं, कीजिए। अच्छा चलिए छोड़िए, आखिरी बात आपने जो सवाल पूछा आपकी, तो आखिरी बात। आप बस 1 मिनट के अंदर इसको हम समेट लेते आखिरी हैं। बात, जनाब, मसाइल आपने ये कहा कि लतीफ़ खोसा साहब और ये लोग गए, ये दर हकीकत इस वक्त खुद से गए हैं। देखें, बिल्कुल गए। इस वक्त जो है ना, एक सियासत जिसे हम पॉपुलर पॉलिटिक्स कहते हैं उसका शिकार हुए हुए, और ये हमेशा से एतजाज़ का हमेशा से ये रहा है कि वो हमेशा पॉपुलर पॉलिटिक्स की तरफ गए, और जब कभी भी पॉपुलर पॉलिटिक्स की तरफ गए तो उन्होंने ये किया। नहीं है वो। नहीं, कोई नजरिया नहीं, हमेशा इन्होंने पॉपुलर पॉलिटिक्स की, हमेशा पॉपुलर पॉलिटिक्स की, हमेशा पॉपुलर पॉलिटिक्स की है। चाहे वो इफ्तिखार चौधरी का मसला हो, चाहे वो उससे पहले, चाहे वो मैं आ रहा हूँ ना, मेरी बात तो आप एक पर बात करना था ना, सही है। अच्छा, आज लतीफ़ खोसा साहब को देख लीजिए, वो कहाँ गए? लतीफ़ खोसा साहब के घर पर आज इमरान खान गए, और उनकी बाकायदा वो वहाँ पर गए, सही है। तो लतीफ़ खोसा साहब जब वहाँ पर बैठ गए हैं, और लतीफ़ खोसा साहब के यहाँ पर जब सारे मामलात हो रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हम समझे, इमरान खान इस वक्त किसी के घर पर नहीं जा रहे, लतीफ़ खोसा के घर पर क्यों गए? फायरिंग हो गई है इसलिए गए हैं वो लतीफ़ खोसा के घर पर। बड़ा बयान देखिए ना, बड़े मज़े का बयान है कि लतीफ़ खोसा वहाँ फायरिंग हो गई। भाई फायरिंग तो इनके यहाँ बहुत सारे लोगों के यहाँ पर हुई, इनके बहुत सारे लोगों को उठाया गया, उनके ड्राइवर को राइफल और पिस्तौल से फायरिंग हुई। देखें, और ये सारे जितने भी ड्रामे हैं, ये ड्रामा वही भी कह रहे हैं, बाजियां हैं सारी। और ये फायरिंग तो ड्रामा। देखें, मेरी बात सुने, आपका सवाल जो था उसी का जवाब मैं दे रहा हूँ कि ये जो तीनों लोग पीपल्स पार्टी की रूह वाली बात भी कीजिएगा। देखें, ये छोड़ें रूह, अरे छोड़ें भाई, एतजाज को भी नजरियाती नहीं कह रहे आप। कहाँ से नजरियाती? वो जब जियाउल हक के साथ मिल गया था, भुट्टो को छोड़कर उस वक्त नजरियाती था। सर क्या कहेंगे आप? तहरीक इस्तिकलाल छोड़े ना, उसने हमेशा पॉपुलर पॉलिटिक्स की है। मोहतरमा की पहली हुकूमत में वज़ीर दाखिला 1990 में कौन था? छोड़े ना, उसने हमेशा पॉपुलर पॉलिटिक्स की सर है। नजरियाती नहीं है। सही, उसने पूरा हमेशा पाकिस्तान popular जानता है, politics इनके की है। कहने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप उसने कह रहे हमेशा हैं, पॉपुलर पॉलिटिक्स की है। कब? आप मुझे बताइए, अदलिया के भुट्टो साथ को खड़ा छोड़कर, है हमेशा। अरे आप मुझे बताइए, भुट्टो को छोड़कर वो जिया के पास क्यों गया था? बताइए। भुट्टो को छोड़ के जिया के पास कहते पता नहीं कौन सी तारीख मिक्स कर देते हैं आप, अल्लाह को मानो। इस्तिकलाल में थे, फिर पार्टी में आ गए वो। हाँ, सर्च करें। अरे कहीं भी सर्च कर लें, वो अच्छा भुट्टो चलिए को आगे तो छोड़ के बताइए, कहीं नहीं इसके बाद गए। में कर लेते, आगे तो बताइए। भुट्टो के बाद वो आपको क्या बीवी लग के रहा है साथ हुआ थे क्या और है? आखिर तक रहे। सर्च कर लें, तहरीक इस्तिकलाल से पीपल्स पार्टी में आए, उस दिन के बाद से कहीं नहीं गए। सर्च करना। चलिए इसको सर्च कर लेते हैं, ये बात अगले हो गई। प्रोग्राम में आ अच्छा, जाएगा। अच्छा, अब ये जितने भी लोग हैं पॉपुलर खोसा पॉलिटिक्स साहब। कर रहे हैं, पॉपुलर पॉलिटिक्स, वो भी एतजाज के साथ मिल गए, पॉपुलर पॉलिटिक्स और पीपल्स पार्टी के कहने से नहीं, पीपल्स पार्टी का इसमें अमल मर्जी मंशा नहीं है, नहीं है। तो इनके खिलाफ कार्रवाई भी नहीं करेगी पीपल्स पार्टी। वजह पीपल्स पार्टी आमतौर पर इस मामला में ज़्यादातर खामोश रहती है। जब एतजाज का मामला था और उस वक्त आसिफ अली ज़रदारी शदीद नाराज़ थे, खासतौर पर जब आसिफ अली ज़रदारी सदर बन चुके थे, उस वक्त भी खामोश रहे थे। और ये खुल के इमरान की सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ कह नहीं रहे इनको।
पीपल्स पार्टी की पॉलिसी है, दोनों तरफ खेल रहे हैं हमेशा रही। सर, दोनों तरफ खेलने की पॉलिसी आपको भी लगता है? ऐसा नहीं है, देखिए इतना कोई सीनियर लीडर होता है और पीपल्स पार्टी कोई उस तरीके की जमात नहीं है कि आपने कोई एक बयान दे दिया और वो पॉलिटिकल बयान दिया तो ज़्यादा से ज़्यादा आपके पास कोई ओहदा होता है, जैसे खोसा के साथ बात था तो वो ओहदा वापस ले लेते हैं। इतनी सी बातों में निकाला नहीं जाता, नजरियाती बातों पे। अगर वो जा रहे हैं ठीक है, उनका राइट है, वो वकील है सुप्रीम कोर्ट के, वो जा सकते हैं, कोई हर केस उनसे पूछ के लेंगे पीपल्स पार्टी से, नहीं तो फिर इसमें क्या ऐसी बात है। और हर पार्टियों को ऐसा ही होना चाहिए। नजरियाती है नहीं है? बिल्कुल नजरियाती है और हमेशा पॉलिटिक्स जो उनकी की है वो जमहूरियत की, मोहतरम के साथ खड़े रहे हमेशा? हमेशा खड़े रहे। जब से पीपल्स पार्टी में आए वो तब से खड़े रहे, इनके केसों में आखिर तक खड़े रहे और अपनी इंडिविजुअली उन्होंने हमेशा दिखाई, जहाँ उनकी जाती वो थी। इफ्तिखार चौधरी केस में उन्होंने अपना वो किया, उस ना उनको निकाला गया, ना शोकाज दिया गया, वो उनकी अपनी वो थी, जजेस की अपनी तारीख थी, वो वकील उसमें सुप्रीम कोर्ट की करते, तो वो इन चीज़ों में नहीं निकाला जाता। पीपल्स पार्टी एक महीने का बड़ी वसी जमात है। इस पार्टी में ये नहीं होता, ऐसे होता है। वो जमातें और होती थी जो कायद का ऐसा ही गद्दार है, वो होता है, बहुत ऐसा ही का होता है, हकदार है, ऐसा ही जो होता है, ऐसा ही होता है। मतलब में वो नारे बातें नहीं दावे करने जाता। मासी में रहे, ऐसा ही वो होता है, ऐसा नहीं होता यार, ऐसा ही होता है। देखिए ऐसा ही होता है, बहुत सारी लोग छोड़ के ऐसा चले ही गए। होता है। मैंने सुना कि पीपल्स पार्टी को छोड़ के गया, उसको मार दिया गया देखिए हो वो- या वो- जेल में डाल दिया हम- गया हो। हम बात 2008 से 2013 तक पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट ने एक सियासी कैदी नहीं था पूरे मुल्क में। छोड़ दें यार, अभी कौन सियासी कैदी नहीं था? 2008 से 2013 तक जब पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट, कोई सियासी कैदी आफाक किसी भी अहमद जमात का गिरफ्तार नहीं था। थे? आफाक अहमद उन्हीं दिनों तो रहे हुए, पूछ लीजिएगा आप। कौन सी तारीख में? घर में 2008 या 9 में चलिए वक्त ख़त्म हुआ, वक्त की किल्लत है। बहुत शुक्रिया अनीस मंसूरी साहब, नवीद ज़ुबैर साहब आपका, नाज़रीन आपका बहुत शुक्रिया। एक बार फिर आपको चाचा चांद की मुबारकबाद दें। हम ज़िले चांद नज़र आ गया है, 29 जून को ईद होगी और मेरे मौजूद मेहमानों की मुख्तलिफ मौज़ूआत पर गुफ्तगू आपने सुनी। किस हद तक आप मुत्तफ़िक़ हैं, आपकी आरा का रहेगा, हम इंतज़ार। अगले प्रोग्राम तक के लिए हमें दी इजाज़त। मौलाना के बाद।